एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, डेली की तरह आज हमारे पास प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं जेके पीएसआई एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो सेशन में हमारे पास 50 एमसीक्यूज रहेंगे, 20 हमारे पास जीएस से रहेंगे, 15 कंप्यूटर सेक्शन से और 15 इंग्लिश से। वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। क्लियर? इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, तो वीडियो देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। ओके, सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने इस प्यारे से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। आपसे पूछा गया कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुई थी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। हिस्ट्री पोर्शन से ये क्वेश्चन लिया गया, आपको आंसर चूज करना है। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है पतलीपुत्रा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पतलीपुत्रा में हमारे पास थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी। अब यहीं पे अगर हम बात करें, ठीक है ना, यहीं पे अगर हम बात करें फर्स्ट कहाँ पे हुई थी, नोट कर सकते हैं, राजगरीहा में। कहाँ पे, राजगरीहा में हमारे पास पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई। फिर सेकंड हमारे पास वैशाली में हुई, ये पूछा जाता है एग्जाम में, सेकंड कहाँ पे हुई, वैशाली में। और थर्ड हमारे पास पतलीपुत्रा में। और फोर्थ हमारे पास कुंदलवना में हुई। कहाँ पे हुई, कुंदलवना में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहली कहाँ पे हुई थी, राजगरीहा में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पतलीपुत्रा में और चौथी जो हुई वो हमारे पास कुंदलवना में हुई थी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारे पास थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये हेल्ड हुई थी पतलीपुत्रा में इन द मगध एम्पायर में। ठीक है, और इट वॉज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्परर अशोका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, हु डिस्कवर्ड द एंशिएंट अर्बन सेटलमेंट ऑफ धोलावीरा। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारे पास एंशिएंट अर्बन सेटलमेंट है धोलावीरा की, ये किसने डिस्कवर्ड की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जगत, नोट करें, जगतपति जोशी। ठीक है, जगतपति जोशी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इन्होंने ही डिस्कवर किया था एंशिएंट सिटी ऑफ धोलावीरा को 1967 में। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं कि धोलावीरा जो है ये एक एंशिएंट सिटी है इन द स्टेट ऑफ गुजरात में। कहाँ पे है ये, कौन सी स्टेट में है, गुजरात में है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये माना जाता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप सबने क्वेश्चन सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द सागरमाला प्रोजेक्ट एम्ड एट पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। ये कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ा है। ठीक है ना, सागरमाला प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम बात करते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट की, ये एक प्रोग्राम था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज दैट एम्स, इसका मकसद क्या है, टू डेवलप करना इंडियाज पोर्ट्स एंड कोस्टल रीजन्स को। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एसोसिएटेड है विद पोर्ट मॉडर्नाइजेशन कनेक्टिविटी के साथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ एंड कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि हमारे पास जो सागरमाला प्रोजेक्ट है इसका एम तो है पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन इंडिया, लेकिन ये कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के साथ ये जुड़ा है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यहीं पे आपसे पूछा जाए करंट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है, तो ये हमारे पास आप नोट कर सकते हैं, श्री, नोट करें, श्री सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, श्री सर्बानंदा सोनोवाल हमारे पास करंट यहाँ पे मिनिस्टर हैं पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के, तो इनका नाम है श्री सर्बानंदा सोनोवाल। आप ये अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। ठीक है, तो मिनिस्ट्री किसके पास है, श्री सर्बानंदा सोनोवाल के पास है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाई, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, द शिमला कॉन्फ्रेंस, द क्रिप्स प्रपोजल, द कैबिनेट मिशन प्लान, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट।
कि जो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी थी, इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, ये किसके थ्रू क्रिएट की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 का, ठीक है ना, क्रिएटेड इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये जो एक्ट था ये पास किया गया था बाय द यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट। और ये इफेक्ट में कब आया था? 15 अगस्त, याद रखना 15 अगस्त 1947 में ये हमारे पास इफेक्ट में आया था। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो ये एक्ट है इसने पार्टीशन किया ब्रिटिश इंडिया को दो डोमिनियंस में, एक था इंडिया, दूसरा था पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? एक मास माइग्रेशन हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सतोपंथ ग्लेशियर, कि कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है सतोपंथ ग्लेशियर से। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सतोपंथ ग्लेशियर, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा रिवर, ठीक है। अलकनंदा रिवर इज द करेक्ट आंसर। देखिए जब हम बात करते हैं अलकनंदा रिवर की तो ये ओरिजिनेट्स होता है सतोपंथ ग्लेशियर से उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। और अलकनंदा जो है वन ऑफ द मेन हेड स्ट्रीम है किसकी? गैंज रिवर की, यानी गंगा रिवर की। तो ये आपने याद रखना है। और ये जो अलकनंदा रिवर है ये फ्लो करता है थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चमोली, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट से। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रुद्रप्रयाग से एंड जो हमारे पास पूरी गढ़वाल से, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में कुछ नोट कर सकते हैं। और जो अलकनंदा रिवर है ये मीट करता है भागीरथी रिवर के साथ, कहाँ पे? देवप्रयाग में, ठीक है, जहाँ पे ये क्या बन जाता है, जहाँ पे ये क्या बन जाता है? गैंज रिवर, यानी कि आप नोट कर सकते हैं जहाँ पे ये गैंज रिवर बन जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइंड बाय वाल्टर जी रोसन इन 1986, कि जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है ये काइंड की थी वाल्टर जी रोसन ने 1986 में। दूसरा आपसे पूछा गया है सर आर्थर जॉर्ज टॉन्सले काइंड द टर्म इकोसिस्टम इन 1935। तीसरा पॉइंट आपसे पूछा गया है द टर्म इकोलॉजी वाज काइंड बाय एर्नेस्ट हैकेल इन 1866। आपको बताना है ये जो तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या आंसर रहेगा? आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है टर्म बायोडाइवर्सिटी ये काइंड की है वाल्टर जी रोसन ने, कब? 1986 में, बिल्कुल सही है। सर आर्थर जॉर्ज टॉन्सले की बात करें, इन्होंने काइंड किया था टर्म इकोसिस्टम को 1935 में, ये भी सही है। और हमारे पास इकोलॉजी की बात करें तो ये काइंड की है अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, कि जो हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें इसके फादर कौन जाने जाते हैं इंडिया में। चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर रहेगा। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, डॉक्टर मनमोहन सिंह इज़ द करेक्ट आंसर। ये जाने जाते हैं फादर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए इंडिया में। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है द सरिस्ता स्कीम इज़ एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री, कि जो हमारे पास सरिस्ता स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। द सरिस्ता स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री, बताइए क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। द सरिस्ता स्कीम इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एम की बात की जाए तो एम इसका है इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स इन टारगेटेड एरियाज। ओके, और ये प्रोवाइड्स करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स एफिलिएटेड विद CBSE और स्टेट बोर्ड्स। तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है कि जो सरिस्ता स्कीम है ना, सरिस्ता स्कीम जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ जुड़ी है। तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्लोगन गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी।
आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। द स्लोगन वाज यूज्ड ड्यूरिंग इंडियाज 5th 5-year प्लान विच रेन फ्रॉम 1974 to 1979। बी ऑप्शन में दिया गया है द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर इंदिरा गांधी। और थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज ए मेजर फोकस ऑफ द 4th 5-year प्लान। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है, आपको सही आंसर चूज करना है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। फर्स्ट में दिया गया है द स्लोगन वाज यूज्ड ड्यूरिंग इंडियाज 5th 5-year प्लान विच रैन फ्रॉम 1974 to 1979। ओके, और स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर इंदिरा गांधी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया विच ओशन इज नोन एज द वर्ल्ड बिजिएस्ट ओशनिक ट्रेड रूट कनेक्टिंग पोर्ट्स इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। कौन सा ओशन जो है जाना जाता है वर्ल्ड बिजिएस्ट ओशनिक ट्रेड रूट के लिए, जो जोड़ता है पोर्ट्स को, यूरोप की बात करी जाए या नॉर्थ अमेरिका की बात करी जाए, तो क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है नॉर्थ एटलांटिक ओशन। ओके, नॉर्थ एटलांटिक ओशन जो है ये हमारे पास वर्ल्ड बिजिएस्ट ओशनिक ट्रेड रूट है, जो जोड़ता है पोर्ट्स इन यूरोप को एंड नॉर्थ अमेरिका को। याद रखना, यहाँ पे जो अटलांटिक ओशन है ये बिजिएस्ट है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर की बात करें एंड कार्गो ट्रैफिक की बात करें, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द आराम बाग गार्डन। आराम बाग गार्डन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट आपको दी गई द फर्स्ट मुगल गार्डन इन इंडिया वाज आराम बाग बिल्ट बाय बाबर इन 1526। कि जो फर्स्ट मुगल गार्डन था इंडिया में उसका नाम क्या था, आराम बाग था। ठीक है, और बिल्ट किसने बनाया था, बाबर ने 1526 में। और सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया गया आराम बाग इज़ आल्सो नोन एज राम बाग, और ये राम बाग के नाम से भी जाना जाता है। और सी ऑप्शन में दिया गया द गार्डन इज़ लोकेटेड इन आगरा अबाउट 5 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ताजमहल। क्या आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके सामने थे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फर्स्ट मुगल गार्डन है ये इंडिया में और ये आराम बाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता था, और इसको बनाया किसने, बाबर ने 1526 में। और ये हमारे पास राम बाग के नाम से भी जाना जाता है। और गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है, आगरा में, लगभग 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ताजमहल। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एसआई यूनिट रेडियो एक्टिविटी का क्या है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बैकरल। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बी क्यू से ये डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया इन विच ईयर डिड द ब्रिक्स ग्रुप कम इनटू एग्जिस्टेंस। कि जो हमारे पास ब्रिक्स ग्रुप है ये एग्जिस्टेंस में कब आया था, वजूद में कब आया था, कौन से साल आया था। जल्दी से चूज करें, इसका आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2009। ओके, 2009 की बात करें अगर हम, 2009 में ब्रिक्स जो है हमारे पास एग्जिस्टेंस में आया था। क्लियर। और अगर हम ब्रिक्स की बात करें, द ब्रिक्स ग्रुप केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2009 आफ्टर ए सीरीज ऑफ मीटिंग्स बिटवीन द लीडर्स ऑफ ब्राज़ील की बात की जाए, ठीक है, या फिर हम बात करें रशिया की बात करें, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, तो ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ब्राज़ील आता है, रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है और हमारे पास साउथ अफ्रीका आता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है, तो आपने ये याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। ऑप्शन ए में दिया गया संजय मल्होत्रा इज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन में दिया गया है अर्चना शुक्ला इज ए जॉइंट डायरेक्टर इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सी में दिया गया अमित कुमार इज ए जॉइंट डायरेक्टर इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। डी में दिया गया संदीप कुमार मिश्रा इज ए डायरेक्टर इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपने याद रखना है, ये सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1920-21 बाय द एक्सकवेशन बाय। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1921 की बात करें या 1920 की, बाय दयाराम साहनी। ओके, डी आर साहनी की बात करें या फिर आर डी बैनर्जी की बात करें, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। ये क्या थे? इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। और जो एक्सकवेशन है इसको गाइड किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने और कॉलोनल मेक ने। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर डी बैनर्जी और यहाँ पे दयाराम साहनी। जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात हो रही थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1920-21 बाय द एक्सकवेशन बाय आर डी बैनर्जी एंड बाय डी आर साहनी। सॉरी, यहाँ पे याद रखना डी आर साहनी का मतलब क्या है? दयाराम साहनी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है जेड मोर टनल के बारे में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ जेड मोर टनल? अब ये न्यूज में था इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेंथ कितनी है जेड मोर टनल की? क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 6.5 किलोमीटर। ओके, 6.5 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं जेड मोर टनल की तो ये कहाँ पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये 6.5 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, 2 लेन रोड टनल है, 2 लेन रोड टनल। ओके, और आप इसके बारे में याद रख सकते हैं बिटवीन गगनगिर एंड सोनामर्ग के बीच में ये पड़ता है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो आपने याद रखना है 6.5 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द स्टोर्ड रिवर? कौन सा रिवर स्टोर्ड रिवर के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डोडा रिवर। ओके, डोडा रिवर याद रखना इज आल्सो नोन एज स्टोर्ड रिवर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट निशात बाग इज करेक्ट? ए में दिया गया निशात बाग वाज डिजाइंड एंड बिल्ट बाय आसिफ खान द ब्रदर ऑफ नूरजहान इन 1633। बी में दिया गया इट इज ए मुगल गार्डन लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक इन श्रीनगर कश्मीर। निशात बाग इज द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर एंड इज आल्सो नोन एज द गार्डन ऑफ ब्लिस। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? शीतल देवी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। शीतल देवी won a bronze medal in the mixed compound archery team event at the Paris 2024 Paralympics. बी में दिया गया नाजिया बीबी इज द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द खो खो वर्ल्ड कप। सी में दिया गया बिल्किस मीर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट इंडियन ज्यूरी मेंबर एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। डी में दिया गया ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, शीतल देवी की बात की जाए तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मिक्स्ड कंपाउंड आर्चरी टीम इवेंट में जो पेरिस में हुए थे। 2024 की बात हो रही है, ठीक है, पैरालंपिक्स की। ये सही है। नाजिया बीबी की बात करें तो ये फर्स्ट प्लेयर बनी है जम्मू एंड कश्मीर से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को खो खो वर्ल्ड कप के लिए, ये भी सही है। और बिल्किस मीर की बात करें तो बिकेम द फर्स्ट इंडियन ज्यूरी मेंबर एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया महाराजा हरि सिंह बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन September 23 एवरी ईयर। द फुल फॉर्म ऑफ JKREGP इज जम्मू एंड कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम विच एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट रूरल इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर। सी में दिया गया MS Mohsina Irshad as the Assistant Director of Handloom in Srinagar is responsible for the development and promotion of the handloom sector in the region. अब ऑप्शन क्या दिए गए? ऑप्शन में दिया गया ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, और यहीं पे फुल फॉर्म ऑफ JKREGP इज जम्मू एंड कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी सही है। यहीं पे अगर हम मोहसिना इरशाद की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हैंडलूम के श्रीनगर में और ये रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हैंडलूम सेक्टर इन द रीजन, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑल ऑफ द अबव जो है सही आंसर रहने वाला है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन की जिसमें हमारे पास 15 MCQs होंगे।
20 में से आपने जीएस में 15 क्वेश्चंस तो ठीक किए ही होंगे। ओके, अब ऐसे ही हम कंप्यूटर सेक्शन को डिस्कस करते हैं। क्लियर। 21 क्वेश्चन में पूछा गया है द रेजोल्यूशन ऑफ ए वीजीए स्क्रीन इज, बताएं कि जो हमारे पास वीजीए स्क्रीन होती है इसकी रेजोल्यूशन कितनी होती है। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा द स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन फॉर वीजीए। वीजीए क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन के बारे में बात करें तो ये 640 इंटू 480 पिक्सल्स होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन द इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं, विच वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड, कि कौन सा वर्जन जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल का मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है, मोस्ट वाइडली। तो क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे IPv4। IPv4 इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, जो हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, ये फर्स्ट वर्जन था इंटरनेट प्रोटोकॉल का एज ए स्टैंड अलोन स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेन, ठीक है ना, मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है। तो IPv4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। और याद रखना IPv4 जो होता है हमारे पास, ये एड्रेसेस करता है 32 बिट्स नंबर, 32 बिट्स नंबर्स दैट आर टिपिकली डिस्प्लेड इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया ए स्मॉलर वर्जन ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड ए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि जो स्मॉलर वर्जन होता है एक इमेज का, ये क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है थंबनेल। ओके, थंबनेल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग योर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज नोन एज। क्या आंसर रहेगा? द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग योर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज नोन एज डिजाइन, स्टोरी बोर्ड, डेवलपमेंट, लेआउट। क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है डिजाइन। ओके, डिजाइन इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग योर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज नोन एज डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन 25 में पूछा गया प्रेस डैश टू ओपन द विंडोज टास्क मैनेजर। कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे यहाँ पे ओपन करने के लिए विंडोज टास्क मैनेजर को। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, तो यहाँ पे ओपन किया जाएगा विंडोज टास्क मैनेजर को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल। कौन सी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है ईमेल को रिसीव करने के लिए। क्या आंसर रहेगा? जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। जब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है ना, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास POP3। POP3 प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है रिसीव करने के लिए ईमेल को। अब इसका फुल एब्रीविएशन क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो अलाउज करती है यूजर को रिट्राइव करने के लिए ईमेल्स को फ्रॉम ए सर्वर टू ए लोकल डिवाइस। 27 क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग के नाम से कौन जाना जाता है। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेमोर क्रे। ओके, सेमोर क्रे की बात करें तो ये जाने जाते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग के नाम से। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया विच वन इज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फॉरट्रैन। ओके, फॉरट्रैन जो है ये हमारे पास फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है और इसका फुल एब्रीविएशन है फार्मूला ट्रांसलेशन। ओके, फार्मूला ट्रांसलेशन, नोट कर लो, फार्मूला ट्रांसलेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉरट्रैन। ओके, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो ये हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फर्स्ट इसको क्रिएट किया गया था 1957 में बाय जॉन बेकर्स के थ्रू। बंदे का नाम क्या था? जॉन बेकर्स।
नोट कर सकते हैं, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया हु फर्स्ट डेवलप द क्वालिटी कीबोर्ड यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड फोन्स। जल्दी से आंसर चूज करें। फर्स्ट किसने डेवलप किया था अगर हम बात करते हैं क्वालिटी कीबोर्ड की, जो यूज्ड होता है कंप्यूटर्स और फोन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्रिस्टोफर लैदम शोल्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडियम फॉर ए नेटवर्क कम्युनिकेशन। अच्छा क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा? यहाँ पे फास्टेस्ट मीडियम पूछा गया है नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये फास्टेस्ट मीडियम मानी जाती है नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर हमारे सेक्शनल OMR मॉक टेस्ट या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चाहे तो दे सकता है, ठीक है। टेस्ट की फी ओनली 99 रुपीज़ है, ओके। और इसमें बहुत सारे आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। 21 से टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि GS का हो चुका है, JNK GK की बात करें, इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो आज हमारे पास 24 जनवरी है, आज मैथ का टेस्ट रहने वाला है 20 क्वेश्चन का। कुछ दिनों के बाद हम आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे। इंटरेस्टेड एस्पायरेंट फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात करें या सेक्शनल टेस्ट की बात करें, जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है, जैसे कि JKP कंस्टेबल के लिए भी कंडक्ट करवाए थे, आप सबने अटेम्प्ट किए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिला था और आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा बन रहा है हर एक एस्पायरेंट का जिन्होंने भी ये टेस्ट दिए थे, ठीक है। तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं। इंटरेस्टेड एस्पायरेंट दिए गए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और उसके बाद आपको ये टेस्ट डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। अगर आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए, ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसमें इंग्लिश भी आपकी कवर हो जाएगी, कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, GS की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, और इसी में आपकी व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी रहेगी, ठीक है। फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट भी इसी में कवर हो जाएंगे और इसकी फ़ी रहने वाली है 499 रुपीज़। अगर आपको सिर्फ टेस्ट देने हैं तो फ़ी है 99 रुपीज़, और अगर आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए प्लस व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी चाहिए तो 499 रुपीज़ रहने वाली है। अगर आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी ये ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इन MS Excel कॉल्ड। क्या कहलाता है ये? ए फील्ड, डेटा, एन इक्वेशन, ए सेल। इस क्वेश्चन का आंसर है ए सेल, ओके। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने याद रखना है इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इन MS Excel इज कॉल्ड ए सेल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है SQL स्टैंड्स फॉर। SQL की फुल एब्रीविएशन क्या है? JKSSB ने ये क्वेश्चन पूछा है, बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। अगर हम बात करें SQL के बारे में तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन में पूछा गया है डैश इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड इट इज चैलेंजिंग एंड ए कम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव दिस वायरस। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? ये इन्फेक्ट करता है मास्टर बूट रिकॉर्ड को, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड इट इज चैलेंजिंग एंड ए कम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव दिस वायरस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वायरस और एंटीवायरस को अच्छे से पढ़ लेना, जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं इसकी पढ़ लेना। अगर आपको कंप्यूटर के कंप्लीट टॉपिक वाइज MCQs करने हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और अगर आपको डेली क्विज क्वेश्चंस लगाने हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन किया करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है डैश इज आल्सो नोन एज कैविटी वायरस। इजी सा क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है स्पेस फिलर वायरस, ओके। स्पेस फिलर वायरस इज द करेक्ट आंसर। स्पेस फिलर वायरस इज आल्सो नोन एज कैविटी वायरस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम इंग्लिश सेक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन लिया गया 36। द स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज इज कॉल्ड। बताएं स्टडी ऑफ स्किन की बात करें और इसकी डिजीज की बात करें क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर चूज करें, इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। द स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेस इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डर्मेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट फोकसेस ऑन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ स्किन। अगर हम प्रिवेंशन किसकी बात करें, स्किन की बात करें, तो ये आप याद रखेंगे, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 37 में पूछा गया है रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस इज कॉल्ड। एक रेमेडी जो यूज की जाती है तमाम डिजीज के लिए क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैनासिया, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पैनासिया रेफर्स टू यूनिवर्सल रेमेडी और सॉल्यूशन दैट इज बिलीव्ड टू क्योर ऑल प्रॉब्लम्स आर डिजीजेस। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान देना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं।
अब आपको क्वेश्चन होमोफोन्स से पूछे गए, ठीक है, होमोफोन्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 38 पूछा गया द फ्लावर्स हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग डैश, बताइए क्या आंसर आएगा। द फ्लावर्स हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है सेंट, SCENT, ठीक है ना। देखिए सेंट रेफर्स टू स्मेल, क्लियर, स्मेल स्पेशली प्लीजेंट वन जो होती है। फॉर एग्जांपल द सेंट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स फिल्ड द रूम, तो यहाँ पे क्या आएगा, द फ्लावर्स हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन 39 में पूछा गया है द डॉक्टर डैश हिज पेशेंट टू ए स्पेशलिस्ट, बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे तो ये इजी है, ठीक है ना, आपको सही आंसर चूज करना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा SENT सेंट, ठीक है। सेंट क्या है, सेंट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब सेंड, क्लियर, मीनिंग टू कॉज समथिंग टू गो और बी टेकन टू ए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल शी सेंट द लेटर यस्टरडे, तो यहाँ पे SENT सेंट का मीनिंग अलग है और SCENT सेंट का मीनिंग यहाँ पे स्मेल है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी द डॉक्टर सेंट हिज पेशेंट टू ए स्पेशलिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है द टीचर पुनिश द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, जल्दी से आंसर चूज करके आंसर आएगा। आपने आंसर चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पुनिश्ड बाय द टीचर। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस अगर हम बात करें नरेशन की या फिर हम बात करें एक्टिव पैसिव वॉइस की, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया था द टीचर पुनिश्ड द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, तो इसका आंसर है द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पुनिश्ड बाय द टीचर। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, आप वीडियो को पॉज करें और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ही वाज ड्राइविंग द कार सो फास्ट दैट इट स्किड ऑन द स्नोवी रोड, बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी द कार वाज बीइंग ड्राइवन बाय हिम सो फास्ट दैट इट स्किड ऑन द स्नोवी रोड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया था ही वाज ड्राइविंग द कार सो फास्ट दैट इट स्किड ऑन द स्नोवी रोड, द कार वाज बीइंग ड्राइवन बाय हिम सो फास्ट दैट इट स्किड ऑन द स्नोवी रोड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है वी वर टेकिंग टी एट द रत्ना टी स्टॉल। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना क्या है, सेंटेंस को सही से सीक्वेंस में लाना है। फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है वी वर टेकिंग टी एट द रत्ना टी स्टॉल, और लास्ट वन दिया गया है वी इन्फॉर्म द हॉस्पिटल एंड आल्सो द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट। आपको सेंटेंस को सही से सीक्वेंस में लाना है, जल्दी से आंसर चूज करें वीडियो को पॉज करके। आप सबने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखें कैसे, वी वर टेकिंग टी एट द रत्ना टी स्टॉल, उसके बाद हमारे पास एस वाला आएगा, सडनली वी हर्ड अ लोड नाइस फॉलोड बाई ए क्राई फॉर हेल्प, क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्यू वाला आएगा वी रश्ड आउट ऑफ द टी स्टॉल, फिर हमारे पास आएगा पी वाला वी फाउंड ए टूरिस्ट बस विच हैड जस्ट रैम्ड इनटू ए टेमरेंट ट्री ऑन द रोड साइड, और फिर आएगा आर वी हेल्प द पैसेंजर टू गेट आउट ऑफ द बस, और लास्ट पे दिया गया वी इन्फॉर्म द हॉस्पिटल एंड आल्सो द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और आपको सीक्वेंस में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया आपसे चूज द एंटोनियम ऑफ इलेटेड, एंटोनियम यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है इलेटेड का। अब इलेटेड क्या होता है, खुश, ओके, परजोश, तो यहाँ पे आपको इसका एंटोनियम बताना है। देखिए जॉयफुल तो होगा नहीं, प्राउड भी नहीं होगा, कंटेंट भी नहीं होगा, इसका आंसर है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डिसअपॉइंटेड यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है चूज द सिनोनिम ऑफ द बेनिवोलेंट, ठीक है ना, आपको बेनिवोलेंट का यहाँ पे सिनोनिम बताना है। अब चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। देखिए बेनिवोलेंट क्या होता है, बेनिवोलेंट का मीनिंग होता है मेहरबान इंसान, ठीक है ना, जो इंसान क्या दिखाए, काइंडनेस दिखाए, शोइंग काइंडनेस एंड गुडविल, चैरिटेबल आर जेनरस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आपको सेम मीनिंग बताना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो एंटोनियम सिनोनियम से तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया आपसे व्हाट डज द इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन, बताइए क्या आंसर रहेगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन, इसका क्या मीनिंग है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। देखिए इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मीनिंग होता है राज फाश करना किसी का, कोई छुपी हुई बात को जाहिर करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मीनिंग है टू एक्सीडेंटली रिवील ए सीक्रेट और डिस्क्लोज समथिंग दैट वाज मीन टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू रिवील ए सीक्रेट अनइंटेंशनली इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे पूछा गया है व्हाट डज द फ्रेज द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन, क्या आंसर रहेगा। व्हाट डज द फ्रेज द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन, जल्दी से आंसर चूज करें। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन इसका मतलब क्या होता है, अब फैसला आपके हाथ में है, अब आपकी बारी है। इसका मीन है इट्स योर टर्न टू टेक एक्शन और मेक ए डिसीजन। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, इट्स योर टर्न टू मेक ए डिसीजन और टेक एक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है द डॉक्टर गेव मी ए प्रेस्क्रिप्शन डैश माई कॉफ, क्या आंसर आएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है फॉर का यूज कहाँ पे होता है, इंडिकेटिंग पर्पज और फंक्शन। फॉर जो होता है ये शो करता है इंटेंडेड पर्पज ऑफ समथिंग, जैसे कि दिस बुक इज फॉर लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पे फॉर आया।
फिर ये एक्सप्रेस करता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम को भी, ठीक है ना, इंडिकेटिंग करता है, किसको बताता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, जैसे कि शी स्टेड इन पेरिस फॉर 2 वीक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, द डॉक्टर गेव मी ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर माई कफ। फिर यहीं पे 48 की बात करते हैं। एक बात और, फॉर का यूज़ काज और रीज़न के लिए भी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, फॉर का यूज़ प्राइस के लिए भी होता है, प्राइस के लिए, आई बॉट द बुक फॉर 10 रुपी या फिर $10, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है, दैट चाइल्ड डाइड डैश हैवी फीवर, बताइए क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑफ, ठीक है ना, ऑफ इज द करेक्ट आंसर, दैट चाइल्ड डाइड ऑफ हैवी फीवर। क्लियर। तो जो ऑफ है ना, ऑफ का यूज़ होता है हमारे पास, कोई इंसान अगर किसी बीमारी से मारा जाता है तो ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, दैट चाइल्ड डाइड ऑफ हैवी फीवर। ऑफ का यूज़ हमारे पास पोसेशन और ओनरशिप के लिए भी होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें, द बुक ऑफ द टीचर इज ऑन द डेस्क, ठीक है ना, ये क्या दिखाता है, इट शोज द बुक बिलोंग्स टू द टीचर। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें मटेरियल या फिर कंपोजिशन की, जैसे ए रिंग ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड से बनी है, तो मटेरियल और कंपोजिशन के साथ भी ऑफ का यूज़ होता है, ठीक है ना। ओरिजिन और सोर्स के साथ भी, द पोएम ऑफ शेक्सपियर। तो यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा कि ऑफ का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। टाइम और पीरियड के साथ भी कई बार यूज़ होता है, जैसे द मंथ ऑफ जनवरी, इस तरह से। काज और रीज़न के साथ होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, दैट चाइल्ड डाइड ऑफ हैवी फीवर, तो ही डाइड ऑफ कैंसर भी हम कह सकते हैं। तो ऑफ का पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट चाइल्ड डाइड ऑफ हैवी फीवर। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो ये एरर से क्वेश्चन पूछा गया है, सेंटेंस एरर से। आई टोल्ड हर, ऑप्शन ए में दिया गया आई टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ शी हर सेल्फ टॉक टू द ग्रूम। आपको सही आंसर चूज करना है। क्या आंसर रहेगा कि एरर कौन से यहाँ पे ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखें कैसे, यहाँ पे राइट बेटर, अवॉइड यूजिंग टू कंपेरेटिव्स, यहाँ पे मोर बेटर लिखा है ना, यहाँ पे सिर्फ बेटर आएगा, ठीक है ना, बेटर। आई टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल, ठीक है ना, द बेटर इफ शी हर सेल्फ टॉक टू द ग्रूम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर रहेगा। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल द बुक्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग बट दैट वन वाज द मोर इंटरेस्टिंग। अब देखें यहाँ पे क्या मिस्टेक है, कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में द मोर इंटरेस्टिंग जो है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, रिप्लेस करना है मोर को बाई मोस्ट से, ठीक है ना। मोस्ट आएगा यहाँ पे, ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग बट दैट वन वाज द मोर इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, व्हेन कंपेयरिंग मोर देन टू थिंग्स यूज सुपरलेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी में ही एरर है। तो हमने यहाँ पे 50 MCQs डिस्कस किए, इंग्लिश सेक्शन से 15, कंप्यूटर से 15 और GS से 20। आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये सेशन कैसा लगा, हम ऐसे ही आपके लिए सेशंस लाते रहेंगे। बाकी PDFs और सेक्शनल या फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। क्लियर। बाकी हम इसी तरह से डेली आपके लिए सेशंस लाते रहेंगे। आपका काम है अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।